नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आर.एन.के में आप सभी का स्वागत है। जिस सुबह समीक्षा ने अपनी माँ सरिता जी से कहा कि वह अपनी कोमा में पड़ी सास की देखभाल करे, उसी दोपहर उस बूढ़ी औरत ने आंखें खोलकर सबसे पहले कहा, पुलिस बुलाइए वरना वे मुझे फिर मार देंगे। आखिर ऐसा उस बूढ़ी औरत ने क्यों कहा और आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी में। सरिता देवी जो 60 साल की विधवा थी, लखनऊ के इंदिरा नगर में उनका छोटा सा मकान था, जहां दीवारों पर पुराने कैलेंडर, भगवान कृष्ण की तस्वीर और उनकी बेटी समीक्षा की बचपन की ट्रॉफियां टंगी थी। पति की मौत के बाद उन्होंने सिलाई करके, ट्यूशन पढ़ाकर और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करके अपनी बेटी को पढ़ाया था। समीक्षा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी, जो सुंदर, तेज, अंग्रेजी बोलने वाली दिल्ली की एक नामी कंपनी में कानूनी सलाहकार थी। समीक्षा की शादी 4 साल पहले आरव शुक्ला से हुई थी। आरव गुड़गांव का आर्किटेक्ट था, नरम आवाज वाला, महंगे परफ्यूम और सफ़ेद शर्ट पहनने वाला आदमी। उसकी माँ देवकी शुक्ला 68 साल की विधवा ग्रेटर कैलाश की पुरानी कोठी में रहती थी। उनके पास नोएडा में 2 फ्लैट किराए पर थे और जयपुर रोड पर थोड़ी जमीन भी थी। परिवार में बाहर से सब कुछ चमकता था, लेकिन भीतर कुछ सड़ रहा था। यह सरिता जी को तब तक पता नहीं था। एक ठंडी सुबह समीक्षा अचानक माँ के घर आई। आंखें सूजी हुई थी, हाथ में सूटकेस थे। माँ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। सरिता जी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव ठीक है? तुम घबराई हुई क्यों हो? बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। समीक्षा ने रोते हुए बताया कि उसकी सास देवकी जी 6 हफ्ते पहले सीढ़ियों से गिर गई थी और तब से कोमा में थी। नर्स अचानक नौकरी छोड़कर चली गई थी। समीक्षा और आरव को बहुत जरूरी बिजनेस डील के लिए दुबई जाना था। बस 2 हफ्ते की बात थी। सरिता जी को अस्पताल में देवकी जी के पास रहना था। समीक्षा ने उनसे मदद करने को कहा तो सरिता जी ने एक पल भी नहीं सोचा। बेटी ने मांगी थी तो जान भी दे देती। उस शाम समीक्षा और आरव उन्हें साउथ दिल्ली के एक निजी अस्पताल ले गए। कमरा महंगा था, लेकिन उसमें अजीब ठंडक थी। देवकी जी सफ़ेद चादर पर पड़ी थी, चेहरे पर पीली छाया, कनपट्टी पर हल्का नीला निशान, नाक में ऑक्सीजन की नली। मशीनों की बीप पूरे कमरे में किसी डर की तरह गूंज रही थी। आरव ने बहुत सभ्य आवाज में कहा, माँ जी, आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सरिता जी को उसकी आंखों में थकान दिखी, पर गर्मी नहीं दिखी। समीक्षा ने दवाइयों की पर्ची, डॉक्टर का नंबर और चाबी उसके हाथ में रख दी। माँ, कुछ भी हो तो पहले मुझे कॉल करना। अगले दिन दोनों एयरपोर्ट चले गए। सरिता जी ने सोचा, बच्चे परेशान हैं, भगवान इन्हें संभाले। पर दूसरी सुबह जब वह देवकी जी के सिरहाने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, बिस्तर पर पड़ी उंगलियां अचानक हिली, फिर पलकों ने कांपते हुए खुलना शुरू किया। सरिता जी के मुंह से चीख निकलते निकलते रुकी, अरे माता रानी, आप सुन पा रही हैं? देवकी जी ने कांपते हाथ से उनकी कलाई पकड़ ली। पकड़ कमजोर थी, मगर डर बहुत मजबूत था। पुलिस बुलाइए अभी, वे लौट आए तो मैं नहीं बचूंगी। ये सुनते ही सरिता जी का गला सूख गया। कौन? किसकी बात कर रही हैं? देवकी जी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरा बेटा और आपकी बेटी। सरिता जी जैसे पत्थर बन गई। उन्हें मानो एक पल को यकीन ही नहीं हुआ। नहीं, आप होश में नहीं हैं। आप ये क्या बोल रही हैं? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। देवकी जी की सांस टूट रही थी, फिर भी उन्होंने शब्दों को खींचकर बाहर निकाला। मुझे चाय में कुछ दिया गया था। फिर आरव ने कागजों पर साइन कराने चाहे। मैंने मना किया। रात को सीढ़ियों के पास समीक्षा खड़ी थी। उन्होंने कहा, मम्मी जी,
बस एक साइन कर दीजिए। मैंने मना किया। फिर मुझे धक्का लगा। वे कोठी और किराए के फ्लैट चाहते थे। अगर उन्हें पता चला कि मैं जाग गई हूँ तो अगली बारी आपकी होगी। सरिता जी ने हाथ छुड़ाना चाहा, जैसे उन पर एक रत्ती भी यकीन न हो, पर देवकी जी ने और कसकर पकड़ लिया। मेरे कमरे की अलमारी में लाल डायरी है, सब लिखा है, जल्दी कीजिए। सरिता जी पूरी रात अस्पताल की कुर्सी पर बैठी रहीं। एक तरफ अपनी बेटी का चेहरा था जो बचपन में उसके लिए कागज की राखी बनाती थी। दूसरी तरफ देवकी जी की आंखों का आतंक था जो झूठ नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह समीक्षा द्वारा दी गई चाबी लेकर ग्रेटर कैलाश की कोठी पहुंची। घर इतना साफ था जैसे किसी ने यादों तक को पोंछ दिया हो। बेडरूम की अलमारी के तीसरे खाने में सचमुच एक लाल डायरी पड़ी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इसे पुलिस तक जरूर पहुंचाना। सरिता जी के हाथ कांपने लगे क्योंकि आखिरी पन्ने पर समीक्षा का नाम खून से भी गहरा लिखा था। लाल डायरी के पन्ने पलटते ही सरिता जी की दुनिया टूटने लगी। देवकी जी ने अगस्त 2024 से सब लिखना शुरू किया था। आरव के बिजनेस का घाटा, बैंक की नोटिस, समीक्षा का बदलता व्यवहार और वह रात जब उसने ड्राइंग रूम में दोनों को कहते सुना कि जब सब कुछ वैसे भी आरव का होना है तो इंतजार क्यों। एक जगह लिखा था कि समीक्षा ने मीठी इलायची वाली चाय बनाई थी, उसमें मगर कड़वाहट थी। 10 मिनट बाद सरिता जी की आंखें भारी हो गईं। दूसरे पन्ने पर नकली पावर ऑफ अटॉर्नी का जिक्र था। तीसरे पन्ने पर लिखा था कि आरव ने जयपुर वाली जमीन बेचने के लिए साइन मांगे थे और मना करने पर उसके चेहरे पर वह मुस्कान आई थी जो बेटे की नहीं, शिकारी की थी। सरिता जी को अपने ही कानों में समीक्षा की पुरानी आवाज सुनाई दी, माँ, कुछ लोग पैसा दबा कर रखते हैं और अपनी ही औलाद को डूबते देखते हैं। उस दिन सरिता जी ने समझाया था, मगर माँ का दिल सच के कांटे निकाल कर फेंक देता है। कोठी के स्टडी रूम में उन्हें फाइल मिली जिसमें देवकी जी की नकली साइन वाली कागजात थे। एक दराज में सफ़ेद पाउडर का खाली पाउच भी था। सरिता जी ने सब कुछ अपने दुपट्टे में छुपाया और सीधे देवकी जी के पुराने वकील अधिवक्ता अरुण सोडी के दफ्तर पहुंची। अरुण जी ने डायरी पढ़ी, फाइल देखी और गंभीर आवाज में कहा कि अगर सरिता जी बेटी को बचाने के नाम पर चुप रही तो वह उसे इंसान बनने का आखिरी मौका भी छीन लेगी। वही शाम पुलिस, डॉक्टर और मजिस्ट्रेट अस्पताल आए। देवकी जी का बयान कैमरे पर दर्ज हुआ। उन्होंने धीमी आवाज में बताया कि धक्का देने से पहले आरव ने उनका मुंह दबाया था और समीक्षा ने कमरे की लाइट बंद की थी। सरिता जी बाहर बैठी रही, आंखों से पानी बहता रहा, लेकिन पहली बार उन्होंने रोते हुए भी सच को छोड़ा नहीं। जांच में पता चला कि दुबई की यात्रा 2 हफ्ते की नहीं, सिर्फ 3 दिन की थी। यह दूरी बनाने की चाल थी ताकि अगर देवकी जी मर जाएं तो वे कह सकें कि वे देश से बाहर थे। पुलिस ने एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी की योजना बनाई, लेकिन आरव और समीक्षा टिकट बदलकर जल्दी लौट आए। रात 9 बजे वे सीधे अस्पताल पहुंचे। समीक्षा ने रिसेप्शन पर घबराकर पूछा कि देवकी अभी जिंदा है या नहीं। उसी पल पीछे से 2 महिला कांस्टेबल आगे बढ़ी। आरव ने भागने की कोशिश की मगर अस्पताल के गेट पर ही पकड़ा गया। समीक्षा ने माँ को देखा तो चीखी, माँ, आपने मेरे साथ यह किया। सरिता जी ने पहली बार अपनी बेटी को माँ की तरह नहीं, अपराधी की तरह देखा। नहीं समीक्षा, यह मैंने नहीं किया, यह तुमने खुद किया है। समीक्षा रोने लगी, फिर गुस्से से बोली कि कर्ज ने उसे मार दिया था। आरव टूट रहा था।
देवकी सब जानते हुए भी मदद नहीं कर रही थी, मगर उसी समय देवकी जी को व्हीलचेयर पर बाहर लाया गया। उनका चेहरा कमजोर था, पर आंखों में आग थी। उन्होंने पुलिस के सामने कहा कि वह आरव को जन्म देकर पछता नहीं रही, पर उसे बचाकर समाज को खतरे में नहीं डालेगी। तभी अरुण जी ने एक और फाइल खोली। उसमें देवकी जी की नई वसीयत थी, जो हादसे से 4 दिन पहले बनी थी। उन्होंने आधी संपत्ति वृद्ध महिलाओं की सुरक्षा संस्था को दे दी थी और बाकी हिस्सा एक ट्रस्ट में रखा था। आरव को केवल तभी कुछ मिलना था जब वह 5 साल तक ईमानदारी से काम करे और कर्ज चुकाए। आरव वहीं बैठ गया, क्योंकि जिस संपत्ति के लिए उसने मां को मारने की कोशिश की थी, वह पहले ही उसके हाथ से निकल चुकी थी। केस 8 महीने चला और हर सुनवाई सरिता जी के लिए किसी खुले जख्म पर नमक जैसी थी। अदालत में आरव ने पहले कहा कि सब समीक्षा ने किया, फिर समीक्षा ने कहा कि वह पति के दबाव में थी, लेकिन लाल डायरी, नकली दस्तावेज, अस्पताल के कैमरे, दवा की रिपोर्ट और देवकी जी का बयान सब धीरे धीरे झूठ की गर्दन दबाते गए। सबसे बड़ा पल तब आया जब समीक्षा ने जज के सामने सिर झुकाकर कहा कि उसने देवकी जी को मरते देखने का इरादा नहीं किया था, बस हादसा दिखाना चाहती थी। अदालत में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हत्या का इरादा शब्द बदलने से पाप छोटा नहीं हो जाता। सरिता जी पीछे की बेंच पर बैठी थी। उनकी आंखें लाल थी, मगर चेहरा सीधा था। जज ने आरव को 14 साल और समीक्षा को 8 साल की सजा सुनाई। उस दिन सरिता जी ने अपनी बेटी को जेल की गाड़ी में बैठते देखा और उन्हें लगा जैसे उनके गर्भ का एक हिस्सा लोहे के दरवाजे के पीछे बंद हो गया हो। देवकी जी अस्पताल से बच तो गईं, पर उन्होंने ग्रेटर कैलाश की कोठी बेच दी। वह बोली कि जिस घर की सीढ़ियों ने उसे मौत दिखाई, वहाँ अब पूजा की घंटी भी डर जैसी लगेगी। उन्होंने नोएडा के 2 फ्लैटों का किराया उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए दान करना शुरू किया, जिन्हें उनके अपने बच्चे मारते, डराते या घर से निकाल देते थे। सरिता जी उनके नए छोटे अपार्टमेंट में आने जाने लगी। दोनों सुबह तुलसी में पानी डालती, चाय बनाती, कभी चुप रहती, कभी रो लेती। वे सास बहू नहीं थी, न खून का रिश्ता था, फिर भी धोखे की राख से एक अजीब रिश्ता बन गया था, सच का रिश्ता। सजा के 20 दिन बाद सरिता जी पहली बार समीक्षा से जेल में मिली। वह बिना मेकअप, हल्के भूरे कपड़ों में बहुत कमजोर लग रही थी। पहले वह माँ को देखती रही, फिर अचानक उसके होठ कांपे। माँ, पहले मुझे लगा आपने मुझे बेच दिया। सरिता जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब समझती हूँ, आपने मुझे बचाया। अगर आप झूठ बोल देती तो मैं शायद अगली बार सचमुच किसी को मार देती। सरिता जी रो पड़ी, मगर उन्होंने शीशे के पार हाथ नहीं बढ़ाया। यह प्यार था, लेकिन अब अंधा प्यार नहीं था। समीक्षा ने जेल की लाइब्रेरी में काम शुरू किया, कानून की किताबें फिर से पढ़ी और हर महीने माँ को पत्र लिखने लगी। एक पत्र में उसने लिखा कि उसे पहली बार समझ आया है, गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है, मगर लालच उसे जानवर बना देता है। आरव ने बाद में अलग जेल से समझौते की चिट्ठी भेजी, पर समीक्षा ने तलाक की अर्जी लगा दी। देवकी जी ने अदालत में कहा कि वह समीक्षा को माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन वह उसके बदलने की प्रार्थना करेगी। यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। बदला खून से नहीं, सच से लिया गया। 1 साल बाद सरिता जी देवकी जी के घर की बालकनी में बैठी थी। नीचे पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक बुजुर्ग महिला भजन गुनगुना रही थी और शाम की धूप पीपल के पत्तों पर सोने जैसी चमक रही थी। देवकी जी ने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा कि खुशी हमेशा पुराने रूप में नहीं लौटती, कभी कभी वह शांति बनकर
आती है। सरिता जी ने दूर देखते हुए सोचा कि उन्होंने बेटी खोई भी थी और शायद उसी दिन उसे वापस पाने की शुरुआत भी हुई थी जब उसने पहली बार सच को बेटी से बड़ा माना। उनकी जिंदगी पर दाग रह गया, मगर वह दाग अब शर्म का नहीं, साहस का था। क्योंकि कुछ माएँ औलाद को बचाने के लिए झूठ बोलती हैं और कुछ माएँ औलाद की आत्मा बचाने के लिए उसे कानून के हवाले कर देती हैं। सरिता जी दूसरी वाली माँ थी और उस रात जब देवकी जी ने मंदिर में 2 दीपक जलाए, एक अपने बचने के लिए, एक समीक्षा के सुधरने के लिए, सरिता जी को लगा टूटे हुए घरों में भी रोशनी लौट सकती है। बस किसी एक औरत को सच बोलने की हिम्मत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अपने विचार हमारे साथ ज़रूर से साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।